हाय, वेलकम टू चार्टर्ड विजडम। जीएसटी सीरीज का लेक्चर नंबर 20 है। इस सीरीज के अंदर जीएसटी के हर टॉपिक के ऊपर डिटेल्ड वीडियोस अपलोड होती हैं, प्रैक्टिकल फाइलिंग हम देखते हैं और आज हम देखेंगे रजिस्ट्रेशन का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, स्टेप बाय स्टेप तरीके से कौन कौन सी छोटी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो इस कोर्स की फीस सिर्फ 499 रुपए का ये कोर्स है। क्या बेनिफिट आपको मिलेगा? देखिए, ये जो सीरीज है, इस सीरीज के अंदर डिटेल वीडियोस तो सबके लिए अवेलेबल होती हैं, लेकिन अगर आप इस कोर्स में रजिस्टर करते हैं आपको 3 बड़े इंपॉर्टेंट बेनिफिट मिलेंगे। जिस दिन आप रजिस्टर करेंगे उससे 6 महीने तक हर संडे के दिन आपको लाइव क्लास में जुड़ने का मौका मिलेगा, जिसमें आपकी जीएसटी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी सवाल है, उसको रिजॉल्व किया जाएगा। जीएसटी के अंदर अलग अलग केसेस, अलग अलग अपडेट्स को हम डिस्कस करते हैं। आपको मटेरियल दिया जाएगा स्टडी के लिए, प्रैक्टिस के लिए, केस लॉ मटेरियल, जिससे कि आप अपनी जीएसटी की नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, अपडेट रह सकते हैं। और 6 महीने के बाद आपकी नॉलेज को टेस्ट किया जाएगा एक ऑनलाइन एग्जाम के द्वारा। इस एग्जाम को पास करने के बाद आपको मिलेगा एडवांस जीएसटी सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने करियर में एक वैलिडेशन के लिए कि आपको जीएसटी के अंदर एक्सपर्ट नॉलेज है। तो अगर आप 499 रुपये 499 अफोर्ड करते हैं और जीएसटी वाकई में सीखना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है फॉर्म का, जिसके अंदर पेमेंट कैसे करनी है और इस कोर्स की बाकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए हमें विजिट करना है जीएसटी वेबसाइट gst.gov.in। जैसे ही हम इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे हमें सर्विसेज के सेक्शन में जाना है और यहाँ हमें मिलेगा रजिस्ट्रेशन। इसके नीचे है न्यू रजिस्ट्रेशन, हमें इसे सिलेक्ट करना है। अब जैसे ही हम न्यू रजिस्ट्रेशन खोलेंगे एक छोटा सा फॉर्म हमारे सामने आ जाएगा। यही है आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पार्ट ए। इसमें कुछ डिटेल्स हमसे ये पूछेगा। सबसे पहली डिटेल्स है किस कैटेगरी के अंदर हम रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं। तो 90% से ज्यादा जो टैक्स पेयर होते हैं, जो भी पर्सन रजिस्टर होते हैं, वो टैक्स पेयर की कैटेगरी में होते हैं, जो कि गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करते हैं। टैक्स डिडक्टर, जैसे हमने ये सारे कैटेगरीज हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर कवर करी थी जब हमने कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की बात करी थी। तो टैक्स डिडक्टर गवर्नमेंट की एजेंसीज हो गई जिन्हें टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है। और तीसरे स्टेप पे है टैक्स कलेक्टर ई कॉमर्स। तो ये ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए है। ई कॉमर्स के थ्रू जो लोग सप्लाई करते हैं उनके लिए ये ऑप्शन नहीं है। तो उनके लिए कौन सा ऑप्शन है? उनके लिए टैक्स पेयर का ही ऑप्शन रहेगा। और अगर आप जीएसटी के अंदर प्रोफेशनल हैं, यानी कि आप जीएसटी में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आपको जीएसटी प्रैक्टिशनर के तौर पर रजिस्टर करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको एग्जाम भी देना होगा और जीएसटी की आपके पास अच्छी नॉलेज होनी चाहिए जो आप इस कोर्स के थ्रू पा सकते हैं। और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन एनआरटीपी की कैटेगरी में रजिस्टर करेंगे। और बाकी जो यूनाइटेड नेशन से इंटरनेशनल बॉडी है उनको यूआईएन नंबर अलॉट होता है रजिस्ट्रेशन के बाद। तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं टैक्स पेयर की कैटेगरी। तो फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया। अब ये पूछेगा स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, जिस स्टेट के अंदर हम रजिस्टर कर रहे हैं, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में क्या सीखा था, रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज होता है और किस स्टेट में रजिस्ट्रेशन की कितनी लिमिट है वो भी हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। तो अब हो सकता है कि आप लेट्स से दिल्ली में रजिस्टर कर रहे हैं और दिल्ली में आपके एक से ज्यादा ऑफिस हो। तो एक ऑफिस हो सकता है किसी और डिस्ट्रिक्ट में है, दूसरा ऑफिस हो सकता है किसी और डिस्ट्रिक्ट में। तो आप यहाँ पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, या आपको हो सकता है रेसिडेंशियल एड्रेस किसी डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पर आप वो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे जहां आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है। आपका हो सकता है एक ही स्टेट में कई ऑफिस हो। अगर आपका सेम बिजनेस है और आपका एक स्टेट में कई ऑफिस है तो उनमें से एक ऑफिस आपको बताना होगा जो आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस रहेगा। तो जिस भी स्टेट में आपका वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होगा आप उसे मेंशन कर सकते हैं। और दूसरे जो ब्रांचेस होंगे जो आपकी सेम स्टेट में है उसे हम एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस कहेंगे। वो आपको यहाँ पर नहीं, जब हम पार्ट बी फिल करेंगे वहां उसकी डिटेल्स बतानी होगी। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है लीगल नेम ऑफ बिजनेस को लेके। तो लीगल नेम का मतलब क्या होता है?
क्योंकि जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन पेन बेसिस पे होता है। अब कोई प्रोप्राइटर है, उसके बिजनेस का नाम है शर्मा एंटरप्राइजेस, तो शर्मा एंटरप्राइजेस का पैन कार्ड तो है नहीं, प्रोप्राइटर का पैन कार्ड है, तो वहां पर प्रोप्राइटर का जो नेम होगा एज पर पेन वो हमें एंटर करना होता है। अच्छा, जब आप नेम एंटर करेंगे आपको पेन के हिसाब से ही नेम डालना। जैसे मेरा नाम है संदीप सिंह, तो मैंने ये नेम लिखा। अब मुझे इसके बाद अननेसेसरी स्पेस नहीं प्रेस करना, तो कई बार होगा कि ये वैलिडेशन में प्रॉब्लम करेगा, तो मैं अननेसेसरी स्पेस हटा दूंगा। और कई केसेस में ऐसा भी देखा जाता है कि पैन कार्ड में जो आपका नेम प्रिंट हो रखा है और जो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उसमें नाम में थोड़ा फर्क है। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनका नाम है लेट्स से मुकेश शर्मा, तो हो सकता है पैन कार्ड में नाम है मुकेश शर्मा, लेकिन जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उसमें जो नाम है वो है मुकेश कुमार शर्मा। तो अगर वो मुकेश शर्मा एज पर पैन कार्ड यहाँ एंटर करेंगे तो उन्हें एरर दिखाएगा, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। तो आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप फाइल करते हैं उसमें जो नेम है आपको वो मेंशन करना। आमतौर पे पैन कार्ड उसमें नेम सेम होता है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि पैन कार्ड में नेम जो प्रिंट हो रखा है वो अलग है, आधार कार्ड का नेम आपको यहाँ पर एंटर नहीं करना है। उसके बाद आपको अपना पैन नंबर यहाँ पर मेंशन कर देना है, तो वो आप मेंशन कर देंगे। अब ओटीपी के लिए आपको ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना है, तो इसी ईमेल और मोबाइल पर ओटीपी आएगा। अगर आप प्रोफेशनल हैं, यानी कि आप अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे, अपने क्लाइंट का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो बार बार क्लाइंट का नंबर डालने की बजाय आप यहाँ पर अपना नंबर भी डाल सकते हैं ओटीपी रिसीव करने के लिए, और बाद में उसको चेंज भी कर सकते हैं। इट इज अगर आपने क्लाइंट की कंसेंट ले रखी है। तो मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ, और जैसे ही मैं ये फॉर्म फिल करूंगा स्क्रीन पे एक टेम्पररी रेफरेंस नंबर जनरेट होगा। यही टेम्पररी रेफरेंस नंबर आपको ईमेल पर भी मिल जाएगा और एसएमएस पर भी, जो आपने यहाँ पर प्रोवाइड किया है। तो मेरे पास टेम्पररी रेफरेंस नंबर आ चुका है, तो मैं इसी पेज में वापस से आके अब न्यू रजिस्ट्रेशन की बजाय टीआरएन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा, और इस टीआरएन को नंबर को जब मैं एंटर करूंगा तो मेरे मोबाइल और ईमेल पर फिर से एक ओटीपी आएगा, और ये टीआरएन के थ्रू मैं लॉगिन कर सकता हूं, अपनी एप्लीकेशन फिल कर सकता हूं। और ये टीआरएन टेम्पररी नंबर है, सिर्फ 15 डेज के लिए ये नंबर वैलिड रहता है। तो मेरे पास ओटीपी आ गया है, मैं ओटीपी एंटर कर देता हूं, और इसके बाद ये लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये लॉगिन हो चुका है, और ये एक्सपायरी डेट बताएगा कब तक ये टीआरएन वैलिड रहेगा। तो इस डेट से पहले पहले मुझे अपना रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फाइल करनी है। मैं एडिट के ऑप्शन में जाऊंगा। अब जैसे ही मैं एडिट के ऑप्शन में जाऊंगा फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर लीगल नेम ऑफ बिजनेस जो मैंने पार्ट ए में फिल किया था वो डिटेल्स ऑटोमेटिकली आएंगी, लेकिन उसके अलावा मुझे ट्रेड नेम यहाँ पर एंटर करना है। अगर मेरे बिजनेस का कोई ट्रेड नेम नहीं है तो मेरा लीगल नेम ही रहेगा। अगर अदरवाइज अगर किसी और नेम से मैं बिजनेस रिप्रेजेंट करता हूँ, जैसे मैंने कहा था शर्मा एंटरप्राइजेस, तो मैं वो नेम यहाँ पर एंटर कर सकता हूँ, और मेरे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में भी वो नेम आएगा। याद रखिएगा ये आपका बिजनेस का नेम है, जो नेम आप यहाँ एंटर करेंगे वही नेम आपका अपीयर होगा, और इसी नाम से आप बैंक में करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और बाकी रजिस्ट्रेशन आगे कर सकते हैं। कंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप अगर प्रोप्राइटरशिप है तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो फिर जो भी लीगल नेम और ट्रेड नेम वो दोनों सेम रहेगा, तो वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, आपके लिए जो एप्लीकेबल होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो जुरिसडिक्शन आती है कि वो कैसे सिलेक्ट करें। देखिए, डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अब इसके बाद आपको वार्ड सिलेक्ट करना है। तो आपकी जो स्टेट जुरिसडिक्शन है, आपके स्टेट सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट की आप वेबसाइट में जाएंगे तो वहां से आप जुरिसडिक्शन देख सकते हैं कि आपका जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वो किस जुरिसडिक्शन में ऐड होता है, तो वो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं।
ये स्टेट की जुरिसडिक्शन है, हर स्टेट की अलग अलग वर्ड्स होते हैं, आप उसके हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये उतना पता नहीं चल पा रहा है तो आप अपने हिसाब से इसमें एंटर कर सकते हैं। बाद में ये जब एप्लीकेशन प्रॉपर ऑफिसर्स के पास जाएगी तो वो इसको अपने हिसाब से चेंज कर देंगे। तो ये आप अपने पर मेक श्योर कि स्पेशल जोन का मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, अगर आपका वहाँ फॉल नहीं करता है तो आप इसको अवॉइड करिए। बाकी आप अपने हिसाब से मेंशन कर सकते हैं क्योंकि वो लेटर ऑन वो चेंज हो जाएगा। लेकिन जो सेंटर की जुरिसडिक्शन है वो आपको करेक्ट डालनी होगी। अभी कैसे पता चलेगा कि आपके सेंटर की जुरिसडिक्शन क्या है, कौन सा डिवीजन है, कौन सी रेंज है? तो मैं आपको एक एक्सेल शीट प्रोवाइड कर रहा हूं और इस एक्सेल शीट के अंदर सारी जुरिसडिक्शन मेंशन है स्टेट वाइज। तो अगर हमारा दिल्ली में फॉल करता है तो हम यहाँ से दिल्ली सिलेक्ट कर सकते हैं। दिल्ली के अंदर अलग अलग ये रेंज आ गई है एरिया के हिसाब से, यहाँ पर ये एरिया दे रखा है। तो आप सर्च कर सकते हैं जिस कंट्रोल फाइंड करके आपका किस एरिया में पड़ता है। जैसे मैं करोल बाग में मेरा ऑफिस पड़ता है तो मैं करोल बाग सर्च कर लेता हूँ। अगर मैंने करोल बाग सर्च किया तो ये यहाँ पर आ गया एरिया साउथ ऑफ न्यू रोहतक रोड टिल इट्स क्रॉस सेक्शन। तो जो भी आपका एड्रेस होगा वो आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा, उसका डिस्क्रिप्शन। तो उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कमिश्नरेट कौन सा है, डिवीजन कौन सी है और रेंज कौन सी है। तो उसी हिसाब से मैंने भी अपने हिसाब से यहाँ पर डाल दी है। और अब दो ऑप्शन आपके पास यहाँ पर है। अगर आपका किसी स्टेट में फिक्स्ड प्लेस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, आप टेम्पररी पर्पस के लिए रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि आप दिल्ली में आप बिजनेस ऑपरेट करते हैं, आपका टर्नओवर कम है, आप दिल्ली में रजिस्टर्ड नहीं है और आप महाराष्ट्र में एक एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं टेम्पररी पर्पस के लिए। तो महाराष्ट्र के अंदर आपका फिक्स्ड प्लेस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, लेकिन वहाँ बिजनेस करने के लिए आपको टेम्पररी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, वो मैंडेटरी होता है। तो अगर आपके केस में कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन है, आप इसे सिलेक्ट करेंगे और जैसे हमने उसमें बताया था आपको एडवांस में बताना पड़ता है कि आपका कितना टर्नओवर होगा और आपकी कितनी टैक्स लायबिलिटी होगी, और उसे रजिस्ट्रेशन के टाइम ही आपको एडवांस में डिपॉजिट करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कंपोजिशन स्कीम शुरू से ही रखना चाहते हैं, ज़्यादातर स्टेट्स में जो टर्नओवर की लिमिट है वो 1.5 करोड़ है कंपोजिशन स्कीम के लिए, और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में 75 लाख है। कंपोजिशन स्कीम के लिए भी मैं ऑलरेडी लेक्चर कवर कर चुके हैं। अगर आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं और इसे चूज करना चाहते हैं तो उसका आप ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज इसे नो ही रहने देंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि रीजन क्या सिलेक्ट करें। देखिए, अगर आपका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है तो क्यों कंपलसरी है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपनी मर्जी से रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो आप वॉलेंट्री बेसिस सिलेक्ट करेंगे। तो बाकी यहाँ पर रीज़न दे रखे हैं, जैसे आप ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट करेंगे सेलिंग थ्रू ई कॉमर्स पोर्टल। अगर आप अपने बिजनेस को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जैसे कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में पहले पूछा था, अगर उन्हें लीगल नेम ऑफ बिजनेस चेंज करना है, देखिए लीगल नेम ऑफ बिजनेस चेंज नहीं होगा, वो कब चेंज होगा जब आपने एक बिजनेस को ट्रांसफर कर दिया किसी और बिजनेस में। तो जब नया जो पर्सन होगा जिसने वो बिजनेस खरीदा है या टेक ओवर किया, उसे हम ट्रांसफर ही कहते हैं, फिर वो उस बिजनेस को रजिस्टर कर सकता है। तो उसे यहाँ पर ट्रांसफर और सक्सेशन ऑफ बिजनेस सेलेक्ट करना पड़ेगा। या प्रोप्राइटर की डेथ हो गई, उसके बाद उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो बिजनेस कैरी आउट कर रहा है, उसे भी यही ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस कर जाता है जो रजिस्ट्रेशन की लिमिट है और उस वजह से आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ रहा है तो आप ये सिलेक्ट करेंगे। तो मैं वॉलंटरी बेस से सिलेक्ट कर देता हूँ, और कब से हमने बिजनेस शुरू किया ये हमें मेंशन करना पड़ेगा। लेकिन बाकी जो कंपलसरी केसेस होंगे जैसे क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट, हमें उसमें एक एडिशनल चीज़ बतानी पड़ेगी, किस दिन हमारा टर्नओवर उस लिमिट को क्रॉस करा, क्योंकि उस डेट से 30 डेज के अंदर हमें रजिस्ट्रेशन लेना होता है, तो वो लिमिट कैलकुलेट होगी। तो मैं यहाँ पर फिलहाल वॉलंटरी बेसिस सिलेक्ट कर देता हूँ। अगर कोई प्रोप्राइटर है और उसका किसी और स्टेट में भी रजिस्ट्रेशन है या उसी स्टेट में जीएसटी के अंदर और जगह भी वो रजिस्टर्ड है, तो वो अपना GSTIN जो भी उसके ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है अलग अलग स्टेट्स में वो मेंशन कर सकता है।
अगर कोई कंपनी है तो उसे अपना कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर मेंशन करना होगा। एलएलपी है तो उसे अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर आप ऑलरेडी कहीं रजिस्टर है, अगर आपका फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन है और आप प्रोप्राइटर हैं तो आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना। इसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आप इसके सेकंड पेज में आएंगे जिसमें ओनर्स की डिटेल्स आएगी। अब अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है तो जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी डिटेल्स आएगी। अगर कोई कंपनी है जितने भी डायरेक्टर्स हैं उन सब की डिटेल्स आएगी। तो ये आप फिल करेंगे और क्योंकि हमने प्रोप्राइटरशिप सिलेक्ट किया है तो वहां पर ऐड न्यू का ऑप्शन फ्रीज हो रखा है, लेकिन पार्टनरशिप के केस में, कंपनीज के केस में जितने भी पार्टनर डायरेक्टर है आप उन्हें ऐड न्यू कर सकते हैं। अब ये डिटेल्स बहुत बेसिक डिटेल्स हैं, आप सिलेक्ट कर देंगे। डेजिग्नेशन में प्रोप्राइटर मेंशन कर सकते हैं, पार्टनरशिप है तो पार्टनर, कंपनी है तो डायरेक्टर। और ये जो भी आप डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे पैन कार्ड के से मैच करनी चाहिए। डायरेक्टर्स के केस में डिन नंबर मेंशन करना मैंडेटरी है और अगर कोई नॉन रेसिडेंट पर्सन है उसके केस में पासपोर्ट नंबर मेंशन करना जरूरी है। ये रेसिडेंशियल एड्रेस आप मेंशन कर देंगे, ये बिजनेस का एड्रेस नहीं है, आपके घर का एड्रेस होगा प्रोप्राइटर का। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हमें अपलोड करनी पड़ेगी और इसका जो थर्ड पेज है वो ऑथराइज्ड सिग्नेटरी का है। अगर प्रोप्राइटर ही ऑथराइज्ड सिग्नेटरी है तो आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर देंगे तो एज इट इज ये डिटेल्स थर्ड पेज में चली जाएंगी। लेकिन अगर कोई प्रोप्राइटर है या फिर पार्टनर है और ऑथराइज सिग्नेटरी कोई और है, पार्टनर कोई ऑथराइज सिग्नेटरी नहीं है, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करेंगे। हो सकता है कि एक कंपनी में 4 पार्टनर्स हैं और उनका कोई अकाउंटेंट ऑथराइज्ड सिग्नेटरी है, तो यहाँ तो पार्टनर्स की डिटेल्स आएगी, ऑथराइज्ड सिग्नेटरी वाले पेज में अकाउंटेंट की डिटेल्स आएगी। हो सकता है कि पार्टनर ही ऑथराइज सिग्नेटरी है तो आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर देंगे। फिर आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो ऑथराइज्ड सिग्नेटरी वाले पेज पर आप आ जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आपने ऑल्सो ऑथराइज्ड सिग्नेटरी सिलेक्ट किया होगा ये डिटेल्स एज इट इज आ जाएंगी। अब एक चीज याद रखिएगा, अब जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस थोड़ा चेंज हुआ है। अब आधार ऑथेंटिकेशन भी मैंडेटरी हो गया है। ऑल्दो मैंडेटरी नहीं है लेकिन आपको ऑल्दो करना ही पड़ेगा। क्या रूल है कि भाई जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे जो भी ऑथराइज्ड सिग्नेटरी होगा, जो वो मोबाइल नंबर, ईमेल प्रोवाइड करेगा और उसे अपने आधार के साथ ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, वो आधार के साथ मैच करना चाहिए। अगर वो ये ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करते हैं तो उन्हें फिर इंस्पेक्शन करवाना होगा। जीएसटी के ऑफिसर उनके प्लेस ऑफ बिजनेस पे आके विजिट करेंगे और इंस्पेक्ट करेंगे, जिस प्रोसेस में डिले हो जाएगा। तो बेटर ये होगा कि आप जब रजिस्ट्रेशन करें मेक श्योर कि आधार कार्ड में आपका मोबाइल, ईमेल और बाकी जो डिटेल्स हैं वो करेक्ट मेंशन हो। आप उसे आधार सेंटर में जाके चेंज करवा सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स आप यहाँ मेंशन कर देंगे। अब यहाँ पर अगर कोई पर्सन प्रोप्राइटर है और वही ऑथराइज्ड सिग्नेटरी है तो फिर यहाँ पर लेटर ऑफ ऑथराइजेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई कंपनी है अपने डायरेक्टर को बना रही है किसी और पर्सन को, या पार्टनरशिप है किसी और को बना रहे हैं, तो वहाँ पर आपको एक लेटर ऑफ अथॉरिटी की ज़रूरत पड़ेगी, जो आप डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक फॉर्मेट मैंने बनाया है, कोई फिक्स फॉर्मेट इसका नहीं है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में से आप इसे एक्सेस कर पाएंगे। अब एक चीज और ध्यान में रखनी है कि जब आप ऑथराइज्ड सिग्नेटरी की डिटेल्स यहाँ डालेंगे, हो सकता है आपके एक से ज्यादा ऑथराइज सिग्नेटरी हो, कम से कम एक ऑथराइज्ड सिग्नेटरी तो जरूर होगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो आप जब फिल करेंगे तो एटलीस्ट एक ऑथराइज्ड सिग्नेटरी को प्राइमरी ऑथराइज्ड सिग्नेटरी बनाएंगे। तो ये ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आपका ये जो प्रोफाइल है ये 100% फिल नहीं होगी। ये ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव का पेज है। दोनों में फर्क है, जो ऑथराइज्ड सिग्नेटरी है वो बिजनेस के बिहाफ पे साइन करेगा, रिटर्न फाइल करेगा, बाकी फॉर्म्स फाइल करेगा। लेकिन जो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है ये वो पर्सन होता है जो बिजनेस को रिप्रेजेंट कर सकता है। अगर कोई एडवांस रूलिंग है या फिर कोई केस लगता है ट्रिब्यूनल में या कमिश्नरेट के पास जाके, वो बिजनेस को रिप्रेजेंट कर सकता है, तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑल्दो ये मैंडेटरी नहीं है, आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं।
फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है। ये आप यहाँ पर अपने बिजनेस का एड्रेस लिखेंगे और वो एड्रेस जो आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस रहेगा। तो यहाँ पर आप सारी डिटेल्स मेंशन कर देंगे। अब एड्रेस प्रूफ आपको देना पड़ेगा। अब एड्रेस प्रूफ में क्या क्या आप दे सकते हैं? अगर कोई प्रोपराइटर है और वो खुद ओनर है, ओनर का मतलब उसके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल है या वाटर बिल है या गैस बिल में, और उस इलेक्ट्रिसिटी बिल या वाटर बिल में उसका खुद का नेम मेंशन है, तो एज इट इज इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा। मेक श्योर जो आप बिल अपलोड करें वो 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, यानी कि लेटेस्ट बिल होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे केस भी हो सकते हैं, ज़्यादातर जहाँ पर रेंटेड प्लेस हो, तो ऐसे में आपको ये रेंटेड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा और रेंट एग्रीमेंट अपलोड करना पड़ेगा। तो आपको रेंट और लीज एग्रीमेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब सिर्फ रेंट एग्रीमेंट अपलोड नहीं करना है, रेंट एग्रीमेंट के साथ साथ आपको उस लैंडलॉर्ड के नेम का इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल या गैस बिल भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, जो कि लेटेस्ट होना चाहिए। तो 2 MB की फाइल तक आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। आप साइज अगर ज़्यादा है तो कंप्रेस भी कर सकते हैं। इन केस अगर वो प्लेस रेंटेड भी नहीं है, आपके खुद का भी नहीं है, हो सकता है प्रोपराइटर के फादर के नेम पे है, वाइफ के नेम पे है, और वहाँ उस केस में रेंट एग्रीमेंट भी नहीं है, तो आप कंसेंट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। उस केस में आपको एक कंसेंट लेटर अपलोड करना पड़ेगा, जिसका फॉर्मेट आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। ऑल्दो कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें लैंडलॉर्ड साइन करके परमिशन देंगे कि उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर आप उनकी प्लेस पे बिजनेस करते हैं। इसे भी आपको एक नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे बनवाना होगा। तो रेंट एग्रीमेंट भी नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे बनेगा और ये भी नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे बनेगा, और इसी के साथ आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल और वाटर बिल या गैस बिल भी अपलोड करके देना होगा। और साइज यहाँ पर 100 KB है, तो आप इसको कंप्रेस भी कर सकते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी एटलीस्ट कुछ तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर है तो सप्लायर ऑफ सर्विस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो वो, अगर 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, EOU या फिर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क है, तो वो उस कैटेगरी में आप आते हैं तो ये। अदरवाइज जो भी आपके लिए सूटेबल हो, होलसेल, रिटेल बिजनेस, वर्क कॉन्ट्रैक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास उसी स्टेट में और भी प्लेस ऑफ बिजनेस है जिनका अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं है, बट उसी प्लेस में आपके और भी ब्रांचेज हैं उसी स्टेट के अंदर, अगर दूसरी स्टेट में है तो फिर आपको नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो हैव एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेसेस मेंशन कर सकते हैं। कंटिन्यू करने के बाद आप जाएंगे गुड्स एंड सर्विसेज वाले ऑप्शन के अंदर, और यहाँ पर आपको एटलीस्ट एक गुड्स या सर्विसेज आपको मेंशन करनी पड़ेगी। मैक्सिमम आप 5 गुड्स या सर्विसेज मेंशन कर सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि जो आप 5 गुड्स या सर्विसेज मेंशन करेंगे उसके अलावा आप सेल नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं, आप हो सकता है 100 आइटम्स में सप्लाई करते हो, बट एटलीस्ट कोई भी 5 या फिर कम मैक्सिमम 5 और कम से कम 1 गुड्स या सर्विसेज आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। तो आपके केस में जो भी एप्लीकेबल हो आप यहाँ पर आसानी से सर्च कर सकते हैं। अगर आपको उसका HSN कोड पता है तो वेरी गुड, अदरवाइज आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पर सिलेक्ट करूँ तो मैंने डाल दिया जैसे पाइप्स, इफ़ अ पर्सन सप्लाई पाइप्स, तो अलग अलग तरीके के यहाँ पर ऑप्शंस आ गए। जो भी आपके लिए एप्लीकेबल रहेगा आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, कुछ स्टेट के अंदर आपको प्रोफेशनल टैक्स के अंदर रजिस्टर होना पड़ता है, तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब ये हर स्टेट के अंदर अलग अलग रहता है, तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि आपके स्टेट के अंदर आपका जो बिजनेस एक्टिविटी है उसके लिए प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल है या नहीं है, या फिर कोई एक्साइज का लाइसेंस उसके लिए मैंडेटरी है या नहीं है। अगर है तो आप यहाँ पर डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप यहाँ प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आपका स्टेट डिपार्टमेंट पेनल्टी भी इम्पोज कर सकता है। और उसके बाद अभी जो न्यू ऑप्शन आया है आधार ऑथेंटिकेशन का, तो ये आधार ऑथेंटिकेशन उस ऑथराइज्ड सिग्नेटरी का यहाँ पर बाय डिफॉल्ट है कि हम ऑप्ट कर रहे हैं। इसे आप नो करेंगे तो इंस्पेक्शन होगा, अगर यस करेंगे
तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जल्दी होगा। लेकिन कितना जल्दी होगा? तो रूल ये कहता है कि भाई जब आप रजिस्टर करते हैं, जब आपने आज एप्लीकेशन फाइल करी और आधार ऑथेंटिकेशन आपने सिलेक्ट किया है, 3 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। 3 वर्किंग डेज के अंदर आपको इंटीमेशन आ जाएगा, या तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, या अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो आपको शो कॉज नोटिस रिसीव हो जाएगा। उस शो कॉज नोटिस के 7 दिन के अंदर आपको अपनी रिप्लाई फाइल करना होता है। अगर 3 दिन के अंदर आपको कोई रिप्लाई नहीं आता एप्लीकेशन फाइल करने के, 3 वर्किंग डेज है, याद रखिएगा, संडे इंक्लूड नहीं होगा, तो 3 वर्किंग डेज के अंदर अगर आपका रिप्लाई नहीं आता है तो ये एज्यूम कर लिया जाएगा कि आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो गया है। अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करते हैं तो आपका इंस्पेक्शन होगा, और इंस्पेक्शन में 21 दिन लग सकते हैं, तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी डिले हो जाएगा। उसके बाद आप वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन में जाएंगे, लेकिन वेरिफिकेशन तभी होगा जब आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट होगी। ओटीपी के जरिए आप वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, तो उनके केस में डिजिटल सिग्नेचर मैंडेटरी है। अब डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है उसके ऊपर हम बहुत जल्द एक वीडियो लेके आ रहे हैं, कैसे डिजिटल सिग्नेचर बना सकते हैं वो हम कवर करेंगे। तो ये था रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। अब एक चीज और ध्यान में देनी है कि अगर शो कॉज नोटिस आ गया तो उसका रिप्लाई कैसे करेंगे, और यहाँ बैंक डिटेल्स तो प्रोवाइड हमने करी नहीं, तो वो कब प्रोवाइड करनी होगी। अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है फिर आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा कि आपको अमेंडमेंट करके अपनी बैंक डिटेल्स अपलोड करनी होगी नॉन कोर फील्ड्स में जाके। तो जब आप वहां जाएंगे तो एक बैंक डिटेल्स का ऑप्शन भी आ जाएगा। तो इसके लिए रूल ये है कि जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है तो उस दिन से 45 डेज या फिर वो दिन जिस दिन आप अपने रिटर्न फाइल कर रहे हैं, दोनों में से जो पहले वाली डेट होगी उस डेट तक आपको अपनी बैंक डिटेल्स यहां पर मेंशन करनी जरूरी है। अगर कोई पार्टनरशिप है या कंपनी है तो बैंक का करंट अकाउंट ही मेंशन करना पड़ेगा। अगर कोई प्रोप्राइटर है तो वो चाहे अगर उसका करंट अकाउंट नहीं है तो वो अपना सेविंग्स बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी मेंशन कर सकता है, बट बेटर ये रहेगा कि आप अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट के थ्रू करें। तो 45 डेज के अंदर आप अपना करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, या फिर जो आप रिटर्न फाइल करेंगे उसमें से जो पहले वाली डेट होगी। अब ये सबमिट करने के बाद, वैलिडेट होने के बाद आपको एक ARN नंबर मिल जाएगा जिससे आप ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपको कोई शो कॉज नोटिस आता, कैसे आएगा शो कॉज नोटिस? आपकी ईमेल पर आएगा, मोबाइल पर आएगा। तो आपको क्या करना है, फिर TRN से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। सर्विसेज वाले सेक्शन में जाएंगे, रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, तो आपको एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लैरिफिकेशन में सिलेक्ट करना पड़ेगा, और यहां पर जाकर आप अगर शो कॉज नोटिस का रेफरेंस नंबर आपको पता है तो ये नोटिस के अंदर ही होगा, अदरवाइज जो ARN नंबर होगा दोनों में से आप सर्च कर सकते हैं। और फिर जो आपका शो कॉज नोटिस होगा उसमें जो भी ऑब्जेक्शन दे रखी है, 2 ऑप्शन होंगे, या तो उस ऑब्जेक्शन से आप एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं। अगर डिसएग्री करते हैं तो अपना कमेंट वहां पर लिख सकते हैं, बट जो भी ऑब्जेक्शन होगा आप उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो क्या ऑब्जेक्शन आ सकता है? आ सकता है कि आपने अगर प्रॉपर ऑफिसर को डाउट है कि भाई जो एड्रेस प्रूफ है उसमें लैंडलॉर्ड के साइन सही है कि नहीं है, तो वो मांग सकता है कि भाई लैंडलॉर्ड का पैन कार्ड दे दो। या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई आपने जो रेंट एग्रीमेंट बनाया है और प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि आपने उस पर कम स्टैम्प ड्यूटी पे करी है और वो रेंट एग्रीमेंट वैलिड नहीं है। या फिर हो सकता है कि किसी पार्टनर के या ऑथराइज्ड सिग्नेटरी के डॉक्यूमेंट्स में उसे कोई प्रॉब्लम लगे। तो जो भी ऑब्जेक्शन होगा, आप अगर ऑब्जेक्शन से एग्री करते हैं तो आप के पास वहां पर ऑप्शन होगा डॉक्यूमेंट्स, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का, और आप अपना कमेंट भी लिख सकते हैं। तो ये था वीडियो रजिस्ट्रेशन का, हमने स्टेप बाय स्टेप तरीके से देखा। अगर आपकी अभी भी कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आने वाली वीडियोस किस टॉपिक पे चाहिए वो भी लिख सकते हैं। और अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, GST डिटेल में सीखना चाहते हैं, प्रैक्टिकल फाइलिंग भी और अलग अलग सेक्शंस को भी, तो आप इस कोर्स में रजिस्टर करिए। संडे के दिन हम लाइव क्लास करते हैं जिसमें आपके सारे डाउट्स को रिजॉल्व किया जाता है।